हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर अर्थात सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं विषय सूची यानी इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पर हमें डिस्कस करनी है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो आप इसमें थोड़ा देख लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 10 चैप्टर। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा अगला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितना पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें कितने लेसन है? 8 लेसन, यानी टोटल मिला के हमें 18 लेसन यानी 18 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर में ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे हम बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी के बारे में। ठीक है ना, ऊष्मागतिकी क्या होती है? ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत में ऊष्मागतिकी के स्रोत क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स होते हैं उनकी मतलब उनकी परिभाषा में पढ़नी है। ठीक है ना, उनका कार्य क्या होता है? ठीक है ना, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं यानी परंपरागत और अपरंपरागत। ठीक है ना, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब गैर क्या होता है और उसके बाद ऊर्जा स्रोत जो होता है उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोयला हो गया। ठीक, कोयला हो गया और हमारे पेट्रोलियम हो गए, ये सब जो हमारे क्या होंगे? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या होंगे? जैसे हमारा सौर एनर्जी हो गया। ठीक है ना, सूर्य की ऊर्जा हो गई और हमारा वायु की ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ख़त्म ना हो वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, और जो क्या है ख़त्म हो जाएं या कुछ दिन बाद नष्ट हो जाएं वो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है ईंधन एवं दहन। ईंधन एवं दहन में हमें ये पढ़ना है कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, ईंधन का उसमें मान कितना होता है, और श्यानता, पेट्रोल एवं डीजल की संरचनात्मक प्रतिशतता। ठीक है ना, इन सब पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब ईंधन क्या होती है? ईंधन भाई आप देखते होंगे कि जैसे ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं, गैस के रूप में भी पाए जाते हैं, द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं। ठोस क्या हो गया? जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हो जाएंगे। गैस क्या हो गया? जैसे आपका एलपीजी हो गया। ठीक है ना, और लिक्विड में क्या हो जाएगा? लिक्विड में जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब। ठीक, और दहन, अब इनके दहन पे हमें कितनी उसमें कितना दहन में किसका कितना उसमें होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा पिन कटर एवं नकल जोड़। अब पिन कटर क्या होता है, नकल जोड़ क्या होता है? तो देखे होंगे आप लोग पिन कटर, जैसे मशीन होती है, मशीन क्या होती है, पिन कितने प्रकार के होते हैं, पिन क्या होते हैं, और सभी पिन द्वारा सामान्य जोड़ क्या होते हैं। तो जैसे जो मशीनें होती हैं तो मशीनों को एक मशीन से दूसरे मशीन में जोड़ने की प्रक्रिया का जोड़ने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी पिन को हम लगा लगा के क्या करते हैं, उनको जोड़ते जाते हैं। ठीक है ना। अब अगला है हमारी कुंजी। अब कुंजी के बारे में देखिए, अगला चैप्टर है कुंजियाँ, कुंजी मार्ग, स्प्लाइन। ठीक है ना, इसमें दिया है टेपर कुंजी, शंख कुंजी। अब कुंजी क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे जो इंजन होता है, इंजन में जहाँ पे हैंडल लगाया जाता है, तो हैंडल जहाँ पे लगाया जाता है वो एक प्रकार का सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट में आप लोग देखे होंगे वहाँ पे एक खांचा बना होता है, उस खांचे में हम लोग हैंडल लगाते हैं। उसके बाद हम हैंडल को क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे हमारा क्या करता है, पुली घूमता है। तो वहाँ पे एक जो पुली बैठी होती है ना, उस पुली को फ्री होना या उसको सिरकने से रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, उसमें कुंजी लगा देते हैं। और कुंजी का मार्ग कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ेंगे, यानी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। 5वां है सॉफ्ट और कॉलर, क्रैंक और उत्केंद्रक। ठीक ना, शाफ्ट के बारे में जान रहे हैं। शाफ्ट जिस पे हम पुली, धुरी और क्या करते हैं कि जो घूमने वाले पार्ट होते हैं
उनको हम क्या करते हैं, रोटेटिंग पार्ट होते हैं यानी घुमाने वाले पार्ट होते हैं, जिसमें हम पट्टे लगा कर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो इस लेसन में, इस अध्याय में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शाफ्ट हो गया, बियरिंग क्या होता है। अब बियरिंग क्या होता है, बियरिंग जो है, बियरिंग पे ही शाफ्ट हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। क्रैंक हो गया, मशीन शाफ्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला आपका है कपलिंग तथा क्लच। ठीक है ना, छठा चैप्टर है। सातवां है बियरिंग। अब बियरिंग में इसमें तो बियरिंग की बात आप परिभाषा पढ़ेंगे, इनका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में। नौवां है स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्गीकरण क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है स्नेहक, लुब्रिकेंट। ठीक है ना, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनके गुण क्या होते हैं, इनकी विधियाँ क्या होती हैं, यानी किस विधि से हम क्या करेंगे। अरे स्नेहक का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप कोई मशीन है, मशीन चलते चलते उसमें घर्षण होता है, तो घर्षण होने से क्या होता है, मशीन के जो कलपुर्जे होते हैं उनके कटने के चांस हो जाते हैं, यानी घिसते घिसते वो कट जाते हैं। तो जब वहाँ हम लुब्रिकेंट को लगा देंगे, स्नेहक को लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, घिसेगा नहीं, यानी घर्षण से घिसेगा नहीं और सुचारू रूप से वो आसानी से चलता रहेगा। जैसे हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और हम लोग जो मोबिल होता है, ऑयल, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इन सब टोटल जितने अध्याय हैं इन सब में हम क्या करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कितने चैप्टर हैं, टोटल 10 हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे डीसी सर्किट हो गया, तो डीसी सर्किट में हमें क्या पढ़ना है। देखिए डीसी सर्किट में हमें विद्युत धारा, वोल्टता क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है, चालक, और विद्युत रोधक क्या होता है, इंसुलेटर इसे बोलते हैं। प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस का नाम आपने सुना होगा। ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, धारिता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगला हमारा है डीसी परिपथ के प्रमेय। अब डीसी परिपथ के प्रमेय में हमें पढ़ना है थेवेनिन प्रमेय क्या होता है, नॉर्टन क्या होता है, अध्यारोपण क्या होता है, और बाकी इन तीनों का हम तुलनात्मक यानी इनकी तुलना करेंगे। ठीक है। अगला हमारा है 13वां चैप्टर अध्याय, वोल्टेज तथा धारा स्रोत। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो एसी सोर्स होता है और डीसी सोर्स होता है। एसी के सोर्स कौन कौन से, जिससे हमें एसी कहाँ से मिलता है, प्रत्यावर्तक से, जनरेटर से और ऑसिलेटर। डीसी है बैटरी, डीसी जनरेटर से और रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है ना। अर्थात हम अगर एसी को रेक्टिफायर से एसी को कनेक्ट करेंगे रेक्टिफायर के द्वारा, तो रेक्टिफायर बदल देगा उसे डीसी में। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी इसमें हम पढ़ेंगे चुंबक क्या होता है। ठीक है ना, फैराडे के नियम, भंवर धारा हानियाँ क्या होती हैं, चुंबक के चुंबकीय नियम क्या होते हैं, यानी ये इनके ध्रुव कैसे होते हैं, एन ध्रुव होते हैं कि एस ध्रुव होते हैं। ठीक है ना, ये चुंबकित कैसे होते हैं, ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा है बैटरी। बैटरी के प्रकार, कार्य क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, बैटरी की दक्षता कितनी होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, इसको हम कैसे बनाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इनको हम कितने टेम्परेचर के वातावरण में रख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें, फिर बैटरी का रख रखाव कैसे हम करते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला है एसी परिपथ के मूल सिद्धांत। जो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका जो मूल सिद्धांत क्या है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रत्यावर्ती राशियाँ होती हैं, साइकिल जो होता है यानी चक्र, आवर्तकाल जो होता है ये इनके बारे में पढ़ेंगे, आवृत्ति क्या होती है। ठीक, ये सब इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगला हमारा है बहुकली सिस्टम, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बहुकली में मतलब हमारा 3 फेज सिस्टम जो होता है, लोग प्राय जब हमारा विद्युत सप्लाई किसी भी मोटर या यंत्र को हम विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं तो बोलते हैं 3 फेज है, 2 फेज है। तो इसमें हम 3 फेज के बारे में, इनका लाभ क्या है, इनके कारण क्या हैं, इनके संयोजन क्या हैं, और हम ये भी बोलेंगे कि हमारा सिंगल फेज से 3 फेज क्यों अच्छा है। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे डबल फेज से 3 फेज हमारा क्यों अच्छा माना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है आपका 18वां, शक्ति संयंत्रों के विविध प्रकार। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम पावर को यानी शक्ति को या हम विद्युत ऊर्जा को कैसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन हो गया,
इसके द्वारा हम बिजली का निर्माण करते हैं, बिजली को बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, हम सौर ऊर्जा से बिजली कैसे लेते हैं, पवन ऊर्जा से बिजली कैसे लेते हैं, नाभिकीय ऊर्जा से बिजली कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का इंट्रोडक्शन। आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब चीज़ें आप बेसिक रूप से ध्यान से देख लीजिए। तो मैं कल आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं पहले चैप्टर के बारे में बताऊंगा और आप लोग ध्यान से उसको पढ़िएगा और उसको क्या करिएगा, आप कलम और कापी लेकर उसका नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं अगले वीडियो में या फिर मैं उसको आपके व्हाट्सएप पर, जो आपका ग्रुप व्हाट्सएप है उस पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में।